There was a day I collapsed in my office. That was the day I realized कि it is not tiredness. There is something which is required to be changed. आप जो है अपने emotions के साथ नहीं deal कर रहे हो. Utilizing your work as a defense mechanism to protect yourself. तो क्या बर्नआउट हार्ड वर्क ज्यादा करने की वजह से होता है या और रीजंस भी होते हैं? हार्ड वर्क ज्यादा करने का रीजन क्या है? आप अपने कौन से इमोशंस हैं जिसको आप छुपाना चाह रहे हो? कहीं आपका हार्ड वर्क जो है वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म तो नहीं है? अगर आपकी मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज है तो आप सब कुछ यूज कर सकते हो, बट आपकी बैटरी ही 1% बची है तो आप कितना अपना मोबाइल यूज कर पाओगे? तो बर्नआउट इज अ स्टेज जहाँ पे बहुत सारी चीजें वो 1% बैटरी के साथ अचीव करने की कोशिश करते हैं. बर्नआउट इज लाइक आपने मल्टीपल मैराथन्स रन करे, रेस्ट नहीं किया और आप अभी भी मैराथन रन करे जा रहे हो और आपको रियलाइजेशन ही नहीं है कि आप थक रहे हैं. जो लोग बाउंड्री सेट करना नहीं जानते हैं, क्या ये उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है? सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है आपको अचीव करने का. आपको है कि मुझे वैलिडेशन चाहिए. दूसरा मैंने बात करी परफेक्शनिस्ट होने की. तीसरा होता है पीपल प्लीजर. मैं अगर उनको खुश नहीं रखूंगा तो मेरा प्रमोशन कैसे होगा? तो हम यही बात करते हैं कि आप छोटी से छोटी बाउंड्री सेट करो, लेकिन स्टार्ट सेइंग नो. हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट हैं ऋचा ग्रोवर. ऋचा ग्रोवर एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, एक ACC लाइफ कोच हैं और इनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट में रहा है और कॉर्पोरेट में बहुत लंबे समय तक काम करने की वजह से एक इनका स्पेशल एक्सपीरियंस है बर्नआउट के लिए. तो लेट्स वेलकम ऋचा मैम, और आज हम इनके साथ बर्नआउट के बारे में ही बात करने जा रहे हैं. हेलो ऋचा. हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. वेलकम. यस ऋचा, सो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए मेरे व्यूअर्स को, एंड देन आपका क्या स्पेशल कनेक्शन है बर्नआउट के बारे में ये भी बताइए. मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है कॉर्पोरेट के साथ. 16 साल की कॉर्पोरेट की जर्नी रही. कॉर्पोरेट के साथ साथ लाइफ में बहुत सारे और भी चेंजेस आए और बर्नआउट के साथ मेरा कनेक्शन ये है कि मैं उसके साथ इतनी जुड़ी हुई इसलिए हूँ क्योंकि उस जर्नी को मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया. उस जर्नी के साथ जैसे मेरा समय बीता, जैसे मैं उससे बाहर आई, तो मेरे को एक डिफरेंट ही चीज समझ में आई. क्योंकि जब तक मैंने बर्नआउट एक्सपीरियंस नहीं किया था तब तक मुझे ये वर्ड भी नहीं पता था कि बर्नआउट करके कोई चीज होती है या इमोशनल एग्जॉस्शन कुछ होता है. पर जब मैंने उस जर्नी को जाना, समझा, तो मेरा एक अलग ही कनेक्शन बन गया उसके साथ और मैं चाहती हूँ कि लोग उसके बारे में जाने. क्योंकि मुझे तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे जाना किधर है, किस तरीके से मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकती हूँ. उस चीज को किसी और को एक्सपीरियंस ना करना पड़े, इसलिए अब मैंने उसके बारे में बात करना शुरू करा है, उसके बारे में अवेयरनेस बनाना शुरू करी ताकि लोगों को पता लगे कि कहाँ और कैसे उनको कब हेल्प की जरूरत है. सो फटीग और बर्नआउट में क्या फर्क है? हम नॉर्मली फटीग जो है या बर्नआउट और फटीग को हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन फटीग इज जनरल टायर्डनेस. जैसे आप मैराथन रन करते हैं, आप भागे, आप थक गए, आपने आराम किया, आपने रिकवर कर लिया. बर्नआउट इज लाइक आपने मल्टीपल मैराथन्स रन करे, रेस्ट नहीं किया और आप अभी भी मैराथन रन करे जा रहे हो और आपको रियलाइजेशन ही नहीं है कि आप थक रहे. आपका यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों की लाइफ में होता है कि जब हम टायर्ड फील करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि ये जनरल टायर्डनेस है, कुछ नहीं है, और टायर्डनेस को हम फिजिकल उससे रिलेट करके रख देते हैं. बट जब बर्नआउट एक्सपीरियंस करने होते हैं तब आपका इमोशंस, आपकी बॉडी, आपकी सोल, तीनों चीजें इम्पैक्ट होती है. तो फटीग इज लाइक आप सोओगे, आपका फटीग ठीक हो जाएगा. बर्नआउट इज क्रॉनिक, कि आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि आपको रियलाइजेशन ही नहीं है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपकी मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज है तो आप सब कुछ यूज कर सकते हो, बट आपकी बैटरी ही 1% बची है तो आप कितना अपना मोबाइल यूज कर पाओगे? तो बर्नआउट इज अ स्टेज जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें वो 1% बैटरी के साथ अचीव करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो बर्नआउट जो है अगर देखा जाए तो ये फिजिकल तो है ही, एक फिजिकल पार्ट तो है ही, पर उसके साथ इमोशनल और तुमने बोला कि सोल का भी पार्ट उसके अंदर जुड़ जाता है. आप इतने लंबे समय तक जब फटीग को इग्नोर करते रहते हो और आप अपने शायद इमोशंस को भी एक्नॉलेज नहीं करते हो, फटीग को एक्नॉलेज नहीं करते हो और लगे रहते हो, फिर एक टाइम आता है जब आपका वो भर जाता है, उसके बाद जो है आप बिल्कुल ही बंद हो जाते हो. अगर मोबाइल की बैटरी की बात करें तो जैसे शायद 1% पे आप इतना चला के आपने पहुंचा दिया और 1% पे पहुंच गए, अब भी आप कर रहे हो, तो कब बंद हो जाएगा आपका सिस्टम आपको समझ ही नहीं आएगा. सो दैट्स द स्टेज जहां पर आपका सिस्टम बंद ही होने वाला है.
दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द बर्नआउट, क्योंकि बर्नआउट आपको छोटे छोटे सिग्नल्स दे रहा होता है बट हम वो इग्नोर करते हुए चलते हैं। कुछ लोगों के साथ ये होता है, जैसे हमने टायर्डनेस की बात करी, तो अगर हम फीमेल स्पेसिफिक जाएं तो उनके साथ ये हो जाता है कि हाँ हम इतना काम कर रहे हैं, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम है, मे बी उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है, या मेरे को इसी वजह से टायर्डनेस है। फीमेल फील करती है कि नहीं मेरा मेनोपॉजल फेज चल रहा है, तो वहाँ से कोरिलेशन शुरू हो जाता है और हम सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स की तरफ ही जाते हैं। हम जाएंगे डॉक्टर के पास, हम दिखाएंगे, वो विटामिन लिख देंगे, वो थोड़ा दिन चलेगा, देन फिर हमारे को फिर से वापस से सेम सिचुएशन आ जाती है। इट्स काइंड ऑफ अ रिपीटेड साइकिल विच अ पर्सन इज गोइंग थ्रू। अगर आप WHO को देखोगे तो वो WHO डिफाइन करता है बर्नआउट को कि अगर आपका कॉन्टिन्यूअस फिजिकल स्ट्रेस है सो दैट टर्न्स इनटू अ बर्नआउट। बट अगर आप उसको और ज्यादा वाई बिहाइंड इट कि क्यों इतना ज्यादा फिजिकल बर्नआउट कोई कर रहा है, क्यों इतना फिजिकली काम कर रहा है, अगर आप उसकी डीप रूट्स में जाना शुरू करोगे देन यू रियलाइज कि इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर फिजिकल इज द लास्ट स्टेज व्हेन योर बॉडी गिव्स अप। कि अगर आपको रियलाइजेशन ही तब हुआ जब आपकी बॉडी ने बोला अब मैं एक 1% बैटरी के साथ और काम नहीं कर सकती, अब हो गया, अब इसके बाद दैट इज द फेज व्हेन यू रियलाइज कि नाउ आई नीड अ चेंज। आपको अगर मैं बोलूं कि अगर आप जिम गए हो, आपको मसल सोरनेस हो गई, आप क्या करोगे? आप रेस्ट लोगे, नेक्स्ट डे जिम नहीं जाओगे, यू फील कंफर्टेबल गोइंग टू दी जिम अगेन, तो आपकी क्या है, मसल बिल्डिंग हो रही है। बर्नआउट को अगर मैं बोलूंगी तो वो एक फ्रैक्चर है। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है और आप उसी हाथ से वेट उठाए जा रहे हो और सिर्फ पेन किलर पे काम कर रहे हो, वो ठीक नहीं होगा। यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू रिविजिट, यू नीड टू हील। सो दैट इज वेयर द चैलेंज कम्स। पीपल डोंट रियलाइज कि वो उनकी मसल सोरनेस जो है वो जिम जाने की वजह से या फ्रैक्चर की वजह से है। ओके, तो क्या बर्नआउट हार्डवर्क ज्यादा करने की वजह से होता है या और रीजंस भी होते हैं बर्नआउट? आपने जैसे बोला हार्ड वर्क ज्यादा करने से, मैं फिर से वही बोलूंगी कि हार्ड वर्क ज्यादा करने का रीजन क्या है। आप अपने कौन से इमोशंस हैं जिसको आप छुपाना चाह रहे हो? कहीं आपका हार्ड वर्क जो है वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म तो नहीं है। मैं अगर अपना एग्जांपल लूं तो व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, तो देयर वाज अ ग्रीफ व्हिच हैज टेकन प्लेस, देयर वाज अ वॉइड। तब मैंने इतना काम करना शुरू किया तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर रही हूँ, मेरा जो है अचीवमेंट बढ़ गया, लेकिन वो अचीवमेंट तो बढ़ रहा था बट आई समवेयर मैं वो एम्प्टीनेस को फिल करने की कोशिश कर रही थी, उन इमोशंस के साथ डील नहीं करने की कोशिश कर रही। तो मैंने ज्यादा काम करना शुरू किया कि चाहे वो मेरा ऑफिस का काम हो, चाहे मेरे घर का काम हो, तो आई वाज समवेयर वांटेड कि मैं बिजी रहूं। तो आप वो बिजीनेस और वो हार्डवर्क कैसे क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर? आप अपने आप को इमोशनली नम करने के लिए कर रहे हो या हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो? तो दैट वेज इट बिकम्स लिटिल डिफरेंट। अगर आप सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हो, हार्डवर्क जो है आपको रिटर्न में सेटिस्फेक्शन देगा, यू फील हैप्पी अबाउट इट। मेरे केस में क्या हो रहा था, मैं हार्डवर्क कर रही थी, अचीव भी कर रही थी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। तो इसीलिए हाई अचीवर्स जो लोग होते हैं वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा ये परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है या कोई इसके पीछे डीप इमोशन है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप किस वजह से अपने आप को इतना ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं। तो जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जब हमारा ओवर वर्क करने का या हार्ड वर्क करने का मेन कारण ये होता है कि अंदर से हमारे को एक एम्प्टीनेस होता है, एक उसको फुलफिल करने के लिए कोई हमारी इनर नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए जब हमें पता भी नहीं होता और हमारा ब्रेन हमसे हार्ड वर्क करवाता है, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो हम लोग रुके बिना, अपने आप को एक्नॉलेज किए बिना, थकान को एक्नॉलेज किए बिना, इमोशंस को एक्नॉलेज किए बिना जब दौड़ते रहते तो वहां पर एक टाइम आता है कि बस ब्रेन कहता है अभी बहुत हो गया मेरे साथ, नाउ जस्ट स्टॉप। राइट, वो खाली ब्रेन पे नहीं आता, वो फिर बॉडी पे आना शुरू होता है। अगर आप ये शुरू में ये रियलाइज कर लें कि आपको कौन सी चीज है जिसने आपको पुश करा ये चीज करने के लिए कि मुझे दौड़ना ही है, और दौड़ने का पर्पस नहीं पता। अगर दौड़ने का पर्पस है कि मुझे रेस जीतनी है और उस रेस को जीत के मुझे मेडल मिलेगा, तो देन यू आर इन अ हैप्पी स्पेस। बट दौड़ने की वजह ही नहीं पता है कि आप सिर्फ दौड़ते चले जा रहे हो, वो फिर बॉडी पे आना शुरू हो जाता है। राइट, बर्नआउट का कारण क्या सिर्फ हमारा कुछ अचीव करना, हाई अचीवर्स बनने की वजह से होता है, या इसके कुछ हमारे कंडीशनिंग के कारण भी होते हैं, कुछ बचपन के कारण भी होते हैं जिसकी वजह से हम इस रेस में अपने आप को भगा के थका देते हैं, बर्नआउट के स्टेज में ले जाते हैं? हाँ, एब्सोल्युटली। आपका बर्नआउट जो है वो एक दिन में नहीं आता। आप एक दिन जिम जाओगे, आप नहीं थकोगे, बट आप कुछ ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मेरा हर बार में आपका जो सवाल आ रहा है उसके पास मेरे पास यही आंसर आता है कि आप क्यों कर रहे हो। अगर कोई बच्चे को चोट भी लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं उठा के, नहीं ये मेरा बहादुर बच्चा है, ठीक हो जाएगा।
तो समवेयर हम उसको क्या सिखा रहे हैं, हम उसको इमोशनल सप्रेशन सिखा रहे हैं। वो फिजिकल पेन अगर सप्रेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ इमोशनल को भी वैलिडेशन एक अटैच होगी ना, कि अगर मैं एक्सप्रेस करना इज नॉट अलाउड, मैं बहादुर हूँ तो मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। स्ट्रेंथ को कई बार हम लोग बताते बताते हम कहीं ना कहीं कंडीशनिंग गलती से नॉट एक्सप्रेशन की कर देते हैं, कि अगर हम एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में जब तक स्टीम बाहर निकलती रहेगी तब तक सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन जैसे ही आपने वो प्रेशर की स्टीम को बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो ब्लास्ट होगा। तो वो बचपन से अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं लोगों के। कुछ लोग होते हैं कि कंपैरिजन के उसमें फंस गए, कंपैरिजन हुआ तो कहीं ना कहीं वैलिडेशन आ गया उनके बीच में कि अगर जब तक मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तब तक मेरे को वैलिडेशन नहीं मिलेगी, मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, कोई मुझे पूछेगा नहीं, कोई मुझे एक्नॉलेज नहीं करेगा, अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो वो रूट्स जो है वो आपकी बचपन में कंडीशनिंग के साथ ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्यों आप देखते हो कि कॉर्पोरेट में कुछ लोग जो है हर बार उनको एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है कि हाँ आपने अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और उनको ये ज़ील होती है कि हाँ मुझे ये एक्नॉलेजमेंट मिल रही है तो मुझे और अच्छा करना है, फिर वो और अच्छा करना है। लेकिन उस और अच्छा से वो क्या सीख कर रहे हैं, दे आर सीकिंग देयर वैलिडेशन अराउंड। तो वो बर्नआउट खाली आपका वर्क लाइफ इम्बैलेंस की वजह से नहीं होता, आपके इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपको बर्नआउट ट्रिगर होता है। राइट। सो ऋचा, आपने बोला कि आपने बर्नआउट एक्सपीरियंस किया, राइट? तो आप किस लूप में फंसे हुए थे, जब आप उस समय क्या कर रहे थे और कैसे आपको महसूस हुआ, कि कौन सा मोमेंट आपको महसूस हुआ कि मुझे शायद बर्नआउट हो रहा है? मैं वही बोलूंगी, जब तक मैंने किसी को कंसल्ट नहीं किया था और मुझे बताया नहीं गया था कि ये बर्नआउट और इमोशनल एग्जॉशन है, तब तक मुझे नहीं पता था। मेरा बचपन से था कि मैं को अचीव करना है कुछ, आई नीड टू बी बेस्ट, आई नीड टू बी परफेक्ट। तो परफेक्शनिज्म का एक जो कीड़ा था बचपन से कि नहीं मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, सबसे अच्छा करना है, वो कहीं ना कहीं वो मेरा बना। वहाँ से वो चाहे मेरा एकेडमिक एक्सीलेंस हो गया, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सीलेंस हो गया, तो वो एक अचीवमेंट का कीड़ा जो है बचपन से ही चलता चला गया। फिर उसके बाद इन 2020 आई लॉस्ट माई मदर। वहाँ पे एक इमोशनल सप्रेशन का वो आया, क्योंकि वहाँ पे भी घर में भी सबको जैसे माना जाता था कि ये हमारे घर का स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा है, तो वो आप नहीं दिखा सकते क्योंकि आप नहीं फील कर रहे हो कि आप उस समय आप चाहते हो, आप वल्नरेबल हो उस समय के लिए। लेकिन बिकॉज सब आपको देखते ऐसे हैं कि आपने हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग फेस रख के चले हो, तो दैट वे इट बिकेम लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस। और मैंने रियलाइज भी नहीं करा था जब तक मैं थेरेपी में नहीं गई, जब तक मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करा कि इसकी वजह से आ रहा है। और तब मैंने बहुत ज्यादा अपने आप को काम में और ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। तब मुझे सिम्टम्स आना शुरू हुए थे, जैसे मुझे रात की मेरी नींद खराब होना शुरू हुई, मुझे टायर्डनेस रहती थी, मैं जितना मर्जी सो लूं, मैं उठती थी तो मैं टायर्ड ही फील करती थी। नहीं रियलाइजेशन हुआ, इग्नोर कर दिया। देयर वाज अ डे आई कोलैप्स्ड इन माय ऑफिस। दैट वाज द डे आई रियलाइज कि इट इज नॉट टायर्डनेस, there is something which is required to be changed. So that's where I sought a professional help, जहाँ पे मुझे by God grace I got a good therapist. उन्होंने मुझे समझाया कि आप जो है अपने इमोशंस के साथ नहीं डील कर रहे हो, and you're utilizing your work as a defense mechanism to protect yourself. क्योंकि आप सर्वाइवल मोड में चले जाते हो ना, हर चीज आपके उसमें जाती है कि नहीं I need to survive, there is danger around me. Losing a mother, it's kind of losing a support system that time. तो वो चीजें बहुत ज्यादा थी, मैंने रियलाइज ही नहीं करी। बट जब धीरे धीरे रियलाइजेशन आया कि मेरा बर्नआउट का रिलेशन जो है मेरी वो हाई परफॉर्मेंस बचपन से रहना, कि मुझे बहुत सारे चीज़ें अचीवमेंट करनी है, जब मैं अचीव करूंगी तभी मुझे वो शाबाशी मिलेगी, तभी मुझे वो वैलिडेशन मिलेगा। फिर उसके साथ ग्रीफ अटैच हो गया कि वहाँ पे कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ, एक्सप्रेशन का लेआउट ही नहीं मिल रहा था। तो देन दैट इज वेयर आई रियलाइज दैट देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद मी। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई वर्क लाइफ बैलेंस और समथिंग, इट इज बिकॉज ऑफ सम डीपर थिंग्स। तो इन थेरेपी आई रियलाइज कि ये इमोशंस जो थे इतने सारे, जो इतने सालों से मैंने डील नहीं करके रखे थे, वो मैंने अभी जो प्रेशर कुकर की बात करी, वो प्रेशर कुकर एकदम से फटा, तब रियलाइजेशन हुआ। इसीलिए मैं आज इस बारे में बात कर रही हूँ कि आप लोग जो है प्रेशर कुकर के फटने तक का वेट ना करें। आपको अगर इमीडिएटली थोड़ा लग रहा है कि हाँ आपको फटीग आ रहा है, जनरल टायर्डनेस लग रही है, या जिन चीज़ों को करना अच्छा लगता था वो चीज़ें अब आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। जैसे मैंने वर्क के बारे में भी बात करी थी कि अगर आप काम कर रहे हो और आपको हैप्पीनेस आ रही है, मेरा काम मेरा प्यार था एक टाइम पे, तो मुझे वो लगता था कि मैं काम में रहूंगी तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा।
तो जब मैंने अपनी मदर को लूज़ किया तो मैं वो कहीं ना कहीं वो अच्छा लगना ढूंढना चाह रही थी कि जो मुझे काम करके वो अच्छा और सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही थी, बट वो आई ही नहीं रही थी, इसलिए मैं और काम कर रही थी। तो वो एक लूप वहाँ पे बना जहाँ से मैंने रियलाइज करा कि यहाँ पे मेरे को अपनी अब लाइफ को चेंज करना है। सो दैट वेयर आई टुक अ पॉज एंड वेंट इनटू थेरेपी, एंड नाउ आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम इट, नाउ आई एम माई सेल्फ इज अ क्लिनिकल थेरेपिस्ट एंड लाइफ कोच। सो दैट्स हाउ माई जर्नी हैज़ बिन विद बर्नआउट। आएगा। तो क्या परफेक्शनिस्ट लोगों को ज़्यादा बर्नआउट होता है? अगर ऐसे मतलब मुझे जैसा आपकी स्टोरी से आपकी उससे समझ में आ रहा है, या कोई और रीज़न भी हो सकते हैं बर्नआउट के? बर्नआउट के लिए डिफरेंट आपको जैसे मैंने बताया कि कैसे बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, क्या उसके पीछे रीजन है, किसी का परफेक्ट होने का रीजन भी क्या है, कि वो अगर परफेक्शनिस्ट है तो क्या कंडीशनिंग हुई है, क्या बचपन में उनको बहुत ज़्यादा टोका जाता था कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो, ऐसे नहीं करोगे तो आपको चॉकलेट्स नहीं मिलेंगी। कई बार होता है ना, हम दो ही तरीके जानते थे अब तक पेरेंटिंग के, या तो प्यार से करा लो या मार से करा लो। तो अगर जब प्यार से भी करा रहे तब भी हम, जैसे अभी मैंने बहादुर बच्चे का एग्जांपल लिया कि ये मेरा बहादुर बच्चा है, या फिर होता था कि अगर इस बार मार्क्स नहीं आएंगे ना तो तुम्हारी बहुत कुटाई होएगी, या इस बार मार्क्स नहीं लेके आओगे तो तुम्हारी साइकिल तुम्हारे को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वो कैरेट और स्टिक मेथोडोलॉजी जो बचपन से फॉलो अप होती है जाती है, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली टर्न आउट करती है कि नहीं, मुझे परफेक्ट रहना है। सेल्फ वैलिडेशन के लिए आप वैलिडेशन सीख करना शुरू कर देते हो। तो दैट इज वाई प्रोफेशनलिज्म ऑल्सो क्यों चाहिए, मुझे वैलिडेशन चाहिए, या मेरा सेल्फ इंस्टिंक्ट है कि मुझे परफेक्ट रह के मुझे हैप्पी आ रही। अगेन व्हाट काइंड ऑफ इमोशन यू आर अटैचिंग टू योर एक्शंस, इट डिपेंड्स दैट हाउ द बर्नआउट इज कमिंग टू बी। एंड सेल्फ एस्टीम का कितना रोल है? क्या जिनका हाई सेल्फ एस्टीम होता है उनको ज्यादा बर्नआउट होता है, या मोस्टली लो सेल्फ एस्टीम इज द रीजन फॉर बर्नआउट? मैंने अभी जितने केसेस के साथ काम किया वहाँ पे कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम जो था वो रूट कॉज बना। कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट था कि क्या ये मैं कर सकती हूँ, कह रहा मेरे से हो पाएगा। कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन सीकिंग बहुत ज़्यादा था। तो मेरे जितने भी केसेस मैंने अभी तक हैंडल करे हैं उसमें कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम सेल्फ वर्थ था कि आई एम नॉट वर्दी इनफ, इफ आई डोंट वर्क, इफ आई डोंट प्रोड्यूस रिजल्ट, आई विल नॉट गेट वैलिडेशन, आई विल नॉट गेट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। सो दैट वेज आई can say that yes, self-worth plays a very important role when it comes to the burnout, क्योंकि आप वर्दी तभी फील कर रहे हो जब आप काम कर रहे हो। तो अगर आप उसको हटा दोगे तो आपको अपनी एक तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। आपने इससे मुझे याद है कि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मेरे कोच ने मुझसे यही सवाल पूछा कि ऋचा, अगर तुम्हारे काम को तुमसे अलग कर दें तो तुम कौन हो? तो दैट वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं और मेरे काम में डिफरेंस क्या है। मैं जब भी मैंने अपने आप को कहीं इंट्रोड्यूस किया कि मैं क्या काम करती हूँ, कितने सालों से करती हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है काम करना, क्या नहीं लगता, दैट वाज माय कंप्लीट आइडेंटिटी। जब मैंने वो उसको सेपरेट किया और तब अपने आप को जानना शुरू करा, तब मुझे वो टायर्स मिले, वो अनटैंगल शुरू हुआ, और तब मैं आज आपके साथ यहाँ पे बर्नआउट के बारे में बात कर रही हूँ। राइट। तो जब आप काम के साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ देते हो, जब आपको लगता है कि शायद मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा तो लोगों के सामने मेरा नाम होगा, या मैं कुछ बता पाऊंगा कि आई एम ए अचीवर, तो आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि आई एम अचीवर, तो आप एक साइकिल में अपने आप को फंसाते हो। तब आप एक टाइम आता है आप बर्नआउट से घिरना शुरू हो जाते हो, और उसमें भी शायद आप अर्ली साइन एंड सिम्टम अगर नहीं पहुंचाते हो तो आप धीरे धीरे एक पॉइंट पे पहुंचते हो जहाँ पर आपका, जैसे आपने बोला, कुकर ब्लास्ट भी हो सकता है। मैं वही बोल रही हूँ कि ये तो हम कॉर्पोरेट सेटअप की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। आप नॉर्मल अगर लेडीज को लो तो उनको भी घर में कितनी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ साथ में निभानी होती है। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं नहीं समझ में आता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं क्या अपने हस्बैंड के रिकॉग्निशन के लिए कर रही हूँ, या बच्चों से मुझे वैलिडेशन चाहिए, या मेरे को मेरे बाहर वाले सोसाइटी को दिखाना है कि येस आई एम अ परफेक्ट मदर, आई एम अ परफेक्ट वाइफ, वो क्या है। तो फीमेल्स के साथ मैंने ज्यादा ऑब्जर्व करा है कि वो इन सिग्नल्स को काफी इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि ज्यादातर कंडीशनिंग उनकी ऐसी होती है ना कि आप जो है आप वो ना सशक्त हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, तो वो सब कुछ कर सकती हैं। इट्स राइट, वुमेन कैन डू एवरीथिंग। तो दैट इज वेयर आई से दैट अगर आप अपने आप को बर्नआउट की स्टेज तक ले जा सकते हो, जो माइंड इज कैपेबल इनफ कि आपको वो उसको उससे बाहर भी निकाल सकता है। तो दैट्स द थिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड। तो अगर मान लीजिए किसी को अपने अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स पहचानने हैं कि कहीं मैं भी तो बर्नआउट की स्टेज में नहीं पहुंच रहा हूं, तो कैसे पता चलेगा? आप सबसे पहले ये चेक करो कि आप जिसको करने में आपको बहुत मजा आता था, जिससे आपका डोपामाइन हिट होता था, क्या वो आज भी वही आपको वो काम उतना ही अच्छा लग रहा है? तो सबसे पहला सिम्टम ये है। दूसरा, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं,
क्या आप उस रेस्ट का गिल्ट तो नहीं ले रहे कि अगर मैं रेस्ट कर रही हूँ तो दैट इज नॉट समथिंग विच इज गुड फॉर मी, आई नीड टू परफॉर्म। और अगर आप वो रेस्ट करने के बाद भी अगर आप फिर भी टायर्डनेस फील कर रहे हैं, आपको वो चीजें आपको नोटिस में आना शुरू हो जाएंगी कि मैं इतनी थकान क्यों फील कर रही हूँ। तभी मैंने आपने शुरू में भी पूछा कि फैटीग और बर्नआउट में क्या फर्क है। फैटीग जो है आपका रेस्ट करके रिकवर हो जाएगा, लेकिन आप वो उसको लॉन्ग टर्म से अगर आप फील करते जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो योर अर्ली साइन कि चेक करो कि आपका कौन सा इमोशन जो है आपके लिए ये फैटीग क्रिएट कर रहा है। तो दीज आर सम अर्ली साइंस फॉर बर्नआउट। अच्छा, ओके। कि आपको अगर आराम करने के बाद भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर थकान है, और या फिर आपको जो काम करने में मजा आता था वो काम भी आपको ड्रेन आउट कर रहा है। कोई काम जो आप करने में आपको मजा आता था वो आपको ड्रेन आउट कर रहा है। या तो आपकी स्लीप साइकिल, या तो आप बहुत ज्यादा सो रहे हो और उसके बाद भी आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, या आपकी स्लीप साइकिल बिल्कुल ही खराब हो गई है, आप सो ही नहीं पा रहे हो, आप बहुत कोशिश करते हो, आपका माइंड आप सोए भी हो लेकिन आपका माइंड कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। आपके पास 3 दिन आगे के टास्क जो है आपके माइंड में चल रहे हैं आज की डेट के अंदर कि मुझे ये सब करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मैं ये चीज करना चाहती हूँ। और समवेयर आपको वो ड्रेननेस भी फील हो रही है कि मेरे पास एनर्जी नहीं है करने की, लेकिन मुझे करना सब कुछ है। आप कहीं वो वैलिडेशन तो नहीं ढूंढ रहे। चेक फॉर दैट, चेक फॉर दोज इमोशंस। आप कई बार ऐसे एक्सपीरियंस करोगे कि मैं अगर काम नहीं करूंगी तो कोई मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, तो वो आपका अपना फीलिंग है। चेक फॉर दैट, दिस इज अ मिथ और इट इज अ फैक्ट। तो यू दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू चेक। और सबसे जरूरी चीज कि अगर आपको लग भी रहा है कि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प। क्योंकि अभी क्या है, फैमिली में ओपन अप करना, कहीं पे ओपन करना, अभी भी लोग उसको नहीं वो बोलते कि मैं कैसे बताऊं कि मुझे क्या फीलिंग हो रही है। क्योंकि आप कोशिश भी करते हो तो लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग में ही है, जस्ट वॉश इट ऑफ, इतना नहीं सोचते, यू आर एन ओवर थिंकर। तो कई बार जो है वो ये चीज बोल के रिजेक्शन आ गया तो वहां पे भी एक चीज हो जाती है, वहां पे अगेन सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। मेरे साथ ही शायद कुछ गलत है कि मैं इतना ज्यादा सोच रही हूँ या मैं इतना ज्यादा कर रही हूँ। सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग दैट वी नीड टू वर्क अपॉन, कि ये चीज देखना कि अगर मैं बात भी करना चाह, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको सिग्नल्स दे रहा होता है, क्योंकि हमने वो रेस्ट नहीं लिया, वो स्टॉप नहीं लिया, वो हमारे को सुनाई नहीं देता है। तो टेक अ पॉज, जब भी आपको कुछ ऐसे लग रहा है, टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि हो क्या रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा, गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प। ज्यादा से ज्यादा वो यही बताएंगे ना, नहीं ये जर्नल फैटीग है, प्लीज टेक सम रेस्ट। सो दैट वे ऑल्सो इट इज अ गुड थिंग टू डू। इसके अलावा बॉडी में और क्या फील होता है, लाइक कि अगर कोई इंसान बर्नआउट की स्टेज पे पहुंच रहा है तो क्या बॉडी में कुछ एनर्जी लॉस होना या कुछ इस तरीके का भी होता है जो उसको पता चले? एक आपने बोला कि वो उसका उन कामों में मन नहीं लगता है, और एक बार वो उनको फटीग, ऑब्वियसली फटीग फील होता है ना? इसके अलावा क्या कुछ? ब्रेन फॉग, आपका फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, आप बहुत चीजें भूलना शुरू हो जाते हो। क्या आप काम कर रहे हो, करते करते आप भूल जाओगे कि मुझे नेक्स्ट टास्क क्या करना था। वो फिर हो जाता है कि ये मेरे साथ कैसे हो रहा है, कि मैं तो सब कुछ अच्छे से कर सकती हूँ। वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं, आपको लगेगा कि मैं कहीं पे हूँ बट वहां होके भी नहीं हूँ। तो वो आप कंसंट्रेशन के साथ चीजें नहीं कर पाते हो, आप प्रोकास्टिनेट करना शुरू हो जाते हो, और आप इसको लेजीनेस के नाम दे रहे हो। नहीं, मैं बहुत लेजी हो गई हूँ आजकल। आपको लगता है कि मैं 10 मिनट बात करती हूँ, 15 मिनट बात करती हूँ, और वो 10-15 मिनट जो है वो आपके कब 2 घंटे में बदल जाते हैं, नहीं पता लगता। या आप बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दिया है, आपने अपने आप को अवॉइड करना शुरू कर दिया है, अपने इमोशंस के साथ डील करना की बजाय आप फील करते हो कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर मैं इंस्टाग्राम देख लेती हूँ, टीवी देख लेती हूँ तो मेरे को ठीक हो जाएगा। तो दोज आर ऑल्सो द सिम्टम्स कि आप ये देखो कि आप कहाँ अपना टाइम जो है डिवोट कर रहे हो, और वो क्या आप डिस्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हो या कुछ सेल्फ अचीवमेंट के लिए कर रहे हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वहाँ पर देखो बहुत हाई अचीवमेंट की डिमांड भी रहती है, मना भी करना चाहे तो नहीं कर पाते हैं वहाँ पर लोग। और अगर आपका बॉस खुद बहुत ज़्यादा हाई अचीवर रहा हो और वो आपसे भी डिमांड करने लगते हैं कि आपको भी परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर जब जो लोग बाउंड्री सेट करना नहीं जानते हैं, क्या ये उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है? यस, बाउंड्री जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इसमें। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, जैसे मैंने बोला कि आपको अचीव करने का आपको है कि मुझे वैलिडेशन चाहिए। दूसरा मैंने बात करी परफेक्शनिस्ट होने की। तीसरा होता है पीपल प्लीजर, कि मैं अगर उनको खुश नहीं रखूंगा तो मेरा प्रमोशन कैसे होगा, मुझे कैसे वैलिडेशन मिल जाएगा, मैं सबसे अलग कैसे दिखूंगा। दैट इज ऑल्सो कम इन द पिक्चर। और हाँ, आपके अगर हाई अचीवर है तो आप उनके स्टैंडर्ड को मैच करने की कोशिश करते हो कि मैं इस स्टैंडर्ड को कैसे मैच करूँ, बट अगेन आपको
उस पर्सन का वाय नहीं पता कि वो क्यों उस किस इंटेंशन से कर रहा है। आप अपने आप को जानते हो, आप अपनी बॉडी को जानते हो। अगर आप ना नहीं बोल पा रहे हो तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ चैलेंज। एंड इसीलिए जब भी बर्नआउट के बारे में हम बात करते हैं, जब हम उसके ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं कि आपको शुरू करना है, तो हम यही बात करते हैं कि आप छोटी से छोटी बाउंड्री सेट करो, लेकिन स्टार्ट सेइंग नो। क्योंकि अगर आप नो नहीं बोलना शुरू करोगे, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को वो सिग्नल ही नहीं जाएगा कि देयर इज अ वे वी कैन स्टॉप एज वेल। आप बहुत छोटी बाउंड्री सेट करो। चाहे यही बाउंड्री सेट करो कि अगर आपको क्रेविंग होती है चॉकलेट खाने की, आप ये बोलो कि मैं पूरी चॉकलेट नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ दो उसमें से पीस लेके चॉकलेट खा लूंगी। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेटिंग बाउंड्री। तो आप इतने स्मॉल के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर वर्क प्लेस में किसी को ना कहने में हिचक होती हो कि मान लीजिए आया वहां से कि आपको ये एक्स्ट्रा काम भी करना है, आज एक्स्ट्रा 1-2 घंटे आपको देने हैं, और वहां पर बाउंड्री सेट करनी हो और पीपल प्लीजर है, नहीं कर पाता है, तो उनको क्या आप बताते हो कि कैसे इसको स्टार्ट करें करना? देखो, अगेन वर्क प्लेस की जब भी बात आती है तो वर्क प्लेस आपका कितना साइकोलॉजिकली सेफ है, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर कोई नहीं बोल पा रहा है और उसको ये डर है कि आप अगर बोलोगे तो उसका कोई ना कोई रेपरकशन होगा, तो इट मीन्स द कल्चर यू आर वर्किंग इज नॉट साइकोलॉजिकली सेफ। तो समवेयर दैट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल फील साइकोलॉजिकली सेफ। अभी जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक मेरे क्लाइंट थे, वो काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम करते थे, हाई अचीवर थे, बट समवेयर ही वाज अ फादर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड एज वेल। तो उनके लिए वहाँ पे एक चैलेंज आ रहा था। उन्होंने किसी से ऑफिस में नहीं बताया था कि ही इज अ फादर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। उन्होंने अपने बॉस के साथ भी ये चीज़ शेयर नहीं करी थी कि अगर मैं ये शेयर करूंगा तो एक के मेरे को कैसे ट्रीट करेंगे, क्या मुझे डिफरेंटली तो नहीं सोचने शुरू कर देंगे। और दूसरा, फिर उनके पास 2 प्रेशर चल रहे थे। एक घर पे टू बी अ गुड फादर, टू बी अ गुड हस्बैंड, टू बी अ गुड वर्क प्लेस, क्योंकि वो अचीवमेंट इतनी करते थे। फिर बट जब उनके साथ बात हुई, हमने उनके साथ कोचिंग इंटरवेंशंस किए, तब जाके उनको रियलाइजेशन हुआ कि ही हैज़ द अनदर मेथोडोलॉजी बिकॉज ही इज एट सच अ हाई पोजीशन, ही कैन डेलीगेट हिज वर्क। तो वहाँ से ही स्टार्टेड वर्किंग एंड स्टार्टेड डेलीगेटिंग द वर्क। तो और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने अपने लीडर के साथ डिस्कस भी करा कि मेरी ये बाउंड्रीज हैं और मेरे लिए ओवर टाइम करना मुश्किल हो जाएगा, तो आई नीड टू डू दैट। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ बिलीफ सिस्टम भी था कि अगर मैं बात करूंगा तो आई वुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। तो वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी और एक्सप्रेशन मैटर्स अ लॉट। यू हैव टू डिस्कस इट विद समबडी। जो तभी मैं बोल रही हूँ कि लोग यही हेजिटेट करते हैं कि मैंने अगर बात भी करी कि मेरे को कुछ इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है, तो पीपल विल सी मी डिफरेंटली। इसीलिए मैं आज इस बारे में बात करना चाह रही हूँ कि आप बात करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेंगे। बी एक्सप्रेसिव इन नेचर। राइट, आगे आइए, कम से कम बताइए कि आप क्या फील कर रहे हो। अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो बर्नआउट से रिलेटेड हैं, अगर आप नहीं अपना बाउंड्री सेट कर पाते हो, तब भी मुझे लगता है आप ओवर अगर काम को लिए जा रहे हो एंड यू फीलिंग कि इट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस इनसाइड यू, राइट? स्ट्रेस और बर्नआउट में क्या फर्क होता है? स्ट्रेस आपके पास होता है कि आपको बहुत सारी चीजें करनी है, एक साथ बहुत सारा काम करना है, एक साथ आपको बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी है, तो दैट क्रिएट्स स्ट्रेस। बर्नआउट होता है कि आपके पास अब कुछ बचा ही नहीं है, तो आप किसी को क्या ही दोगे। तो वो स्टेज आ जाती है बर्नआउट में कि मैं देना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बट मेरे पास एनर्जी नहीं है। जैसे अभी मोबाइल की बैटरी का एग्जांपल ले रहे थे, 1% बैटरी के साथ स्टिल आप काम कर लोगे, लेकिन अगर वो बैटरी ही खराब हो चुकी है तो आप उसको कितना मर्जी चार्ज कर लो, वो चार्ज होगी नहीं जब तक कि आप उस बैटरी को रिप्लेस नहीं करेंगे। स्ट्रेस बहुत ज्यादा चीजों को एक साथ हैंडल करना होता है। बर्नआउट होता है कि आपके पास कुछ हैंडल करने की एनर्जी ही नहीं बची है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस शायद एक इनिशियल पोजीशन है, जब आप चीजों को ले रहे हो अपने हाथ में, तब वो आप स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो, बट व्हेन यू डोंट रिकॉग्नाइज इट, यू डोंट एक्सेप्ट इट, और उसमें आप चलते ही चले जाते हो, बार बार स्ट्रेस लेते ही चले जाते हो, तो आप उस एंड स्टेज में जहां आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है आगे लेके जाने की, और आप उसको फिर नहीं कर पाते। क्रॉनिक, इसे बोलते हैं बर्नआउट जो है वो एक दिन में नहीं आता है। इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन कि आप इतने टाइम से इतना स्ट्रेस ले चुके हो, इतनी सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर चुके हो कि अब आपको नहीं पता कि अब मैं इसको बाकी चीजों को कैसे हैंडल करूंगी। तभी मैंने बोला कि आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, आपका ब्रेन फॉग शुरू हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। तो ये सारे बहुत छोटे छोटे सिग्नल हैं जो हम इग्नोर करते हुए चलते हैं। राइट। तो बर्नआउट अगर किसी को फील होना शुरू हो गया है या बिल्ड होना शुरू हो गया है, तो उसको सबसे पहले अगर वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि अभी मुझे
डिफरेंट है, इट इज़ नॉट फटीक, ये मुझे फटीक से ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो उसको अपने लिए अगर फर्स्ट एड वाले कोई भी तरीके हैं, उनमें क्या वो तरीके क्या हो सकते हैं उनके? फर्स्ट एड का तरीका यही है, पहले तो आप ब्रेथ पे काम करना शुरू करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा आ रहा है तो अपनी ब्रेथ के साथ काम करें, आप बॉक्स ब्रीदिंग करें, जिससे आपको रियलाइजेशन हो कि इट इज़ टाइम टू स्टॉप, क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। व्हेन यू स्टार्ट ब्रीदिंग स्लोली, योर माइंड ऑल्सो स्टार्ट्स टू काम डाउन, क्योंकि उस समय पे आपके माइंड में इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू काम इट डाउन। तो फर्स्ट एड इज टू calm yourself down through breathing and understand yourself that what is happening, and sometimes it becomes difficult to understand your own selves, so then go for a professional help. अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों मैं इतना एक्स्ट्रा ले रहा हूँ और व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज में अगर आप उतने अवेयर हैं कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी एक स्टेज में पहुंची थी, मुझे पता भी नहीं था कि सेल्फ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, या मैं क्यों नहीं रियलाइज कर पा रही हूँ। कई बार नॉलेज भी नहीं होती है, आपको पता भी नहीं होगा, ये तो जब आप गए तो आपको पता चला कि ओके व्हाट इज हैपनिंग है अंडरनीथ। इट इज नॉट ओनली द ऊपर का सिम्टम, इट इज कनेक्टेड टू माई चाइल्डहुड हैबिट्स और मेरा वैलिडेशन सीख करना, मेरा पीपल प्लीजिंग होना या परफेक्शनिस्ट होना, ये सारी चीजें कंबाइंड करके मुझे बर्नआउट की तरफ लेके जा रही हैं। यू अंडरस्टूड राइट? तो यू हैव टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम एज वेल अराउंड यू, कि अगर मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे मैं जाके मेरे लिए आसान है अपने आप को एक्सप्रेस करना या अपने आप को रिफ्लेक्ट करना बात करके, कि मुझे समझ में आए कि व्हाट इज हैपनिंग। यही हम कोचिंग में भी करते हैं, थेरेपी में भी यही करते हैं। जब आप खुद को समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या रीजन है मेरा इतना सब कुछ करने का, क्या पर्पस है सीख करने का, कि मैं क्या सीख करना चाहता हूँ या क्या सीख करना चाहती हूँ। इट बिकम्स ईजियर। बर्नआउट में यू शेयर्ड अर्लियर एज वेल कि आपको अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है, कोई है नहीं ना शेयर करने के लिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को नॉट एक्सप्रेशन के साथ जोड़ दिया। तो हमें एक्सप्रेस नहीं करना है। और मैंने बोला कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि बात करके भी क्या फायदा हो रहा है, तो यू स्टार्ट विड्रॉइंग फ्रॉम एवरीथिंग। लोग कर भी क्या लेंगे, मुझे तो मेरा ही करना ही, इट्स ऑल इन योर हेड, क्योंकि आपके पास ज्यादातर रिस्पॉन्स यही आ रहा है कि ठीक है हो जाएगा। या लोग अगर आपको देख भी रहे हैं तो ये बोलेंगे कि ये तो बस इसको बस काम से ही प्यार है, इसको आगे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। और आप उसको फिर आइसोलेशन में जाना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा कि मैं अकेला ही ज्यादा अच्छा हूँ, किसी से बात करके मुझे मिल भी क्या जाएगा। तो दैट्स इट, वो विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर बात करेंगे तो फिर वो कुछ लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिर कुछ बोलेगा, मुझे फिर वैलिडेशन नहीं मिलेगा, वो लूप बन जाता है फिर से। तो इसलिए लगता है कि आइसोलेशन में रह लो, वो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है करने के लिए। तो दैट इज वेयर मैं जब अपनी भी बात करूं तो कोविड में, आफ्टर आई लॉस्ट माई मदर, कोविड आ गया था। तो कोविड आते ही मुझे भी कोविड ने हिट करा, तो आई ऑल्सो वेंट इन टू आइसोलेशन। वहां पे जाके रियलाइजेशन हुआ कि मैं जो इतना, क्योंकि वहां एक पॉज भी मिला कि ये क्या हो रहा था, आपको खाली टाइम मिला ना, तो वो मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतना खाली कैसे बैठ सकती हूँ मैं, मेरे को काम चाहिए, मैं नहीं डील कर पा रही हूँ। तो दैट इज वेयर अगेन मेरी वो जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हुई कि अच्छा ये मैं बर्नआउट की तरफ बढ़ रही थी, तो अब मुझे खालीपन से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जबकि वो टाइम मेरे लिए हीलिंग का टाइम हो सकता था। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपने आप को मैंने बंद कर लिया। मतलब वो मुझे एक और मौका मिल गया कि सबसे दूर ज्यादा रहने का, कि कहीं किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि कोविड ने इट वॉज वेरी ड्रेनिंग फॉर पीपल लॉस्ट सो मेनी पीपल इन कोविड। तो वहां पे भी एक इमोशनल ड्रेन आना शुरू हो गया। तो मैंने वहां भी, मेरे को वार्निंग साइन मिला था कि अब आप देखो कि आपकी लाइफ में चेंजेस की जरूरत है, बट नहीं लिया वो स्टेप। तो तभी मेरी वो स्टेज पहुंची कि अल्टीमेटली मेरी बॉडी ने बोला कि अब गिव अप हो गया एंड नाउ वी शुड मूव अहेड फ्रॉम देयर। सो वो चीजें रियलाइज करना और रियलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए अगर आप देखते हो आपके आसपास में कहीं आप चेक कर रहे हो, कोई आपका कोलीग है या आपका कोई फ्रेंड है जो सडनली विड्रॉ होना शुरू हो गया है, जो आपके साथ सोशलाइज करता था, जिसको बाहर जाने, तो चेक करो, उनको वो सेफ्टी देने की कोशिश करें, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस जर्नी से जा रहे होंगे। तो वो भी एक तरीके से फर्स्ट एड हेल्प हो जाती है उन लोगों के लिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको जान रहे हैं, आप जो कर रहे थे अब आपने वो नहीं करा, आप अवॉइड करते हो लोगों को, तो दैट वेज इट बिकम्स ईजियर। रिचा, मोस्टली ये क्योंकि काम से रिलेटेड ज़्यादा होता है कि आप ओवर परफॉर्म करना शुरू कर देते हो, आप अपने आप को ज़्यादा वैलिडेशन के लिए काम करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आप जो है एग्जॉस्ट हो जाते हो। दैट इज़ द स्टेज ऑफ बर्नआउट। तो क्या वर्क लाइफ बैलेंस इसमें हेल्प कर सकता है क्या?
वर्क लाइफ बैलेंस से ज़्यादा मैं बोलूँगी वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर आप किसी हाई परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो तो बैलेंस में क्या होता है, आपको दो चीज़ें इक्वल रखनी होती है। तो इट मीन्स इक्वल रखने के लिए आपको एक साइड से भी कुछ ड्रॉप करना है, दूसरी साइड से भी कुछ ड्रॉप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं आएगा। तो जो लोग इससे जा रहे होते हैं तो उनको वो ड्रॉप करना वो भी एक गिल्ट साइकिल में चला जाता है। तो आपको वो वेज ढूंढने चाहिए जिससे कि आप दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट कर सको। आपके पास गिल्ट ना है किसी चीज़ को कि आपने अगर छोड़ा है तो आपको वो गिल्ट नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। तो वो आपको अपने आप से बात करनी है, अपने आप के साथ देखना है या किसी प्रोफेशनल के साथ उसकी हेल्प लेके समझना है कि मैं ऐसे क्या क्या स्टेप्स ले सकती हूँ जो कि मुझे मेरे वर्क लाइफ बैलेंस को और मेरे पर्सनल लाइफ को भी इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। अब जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं कि आप जर्नलिंग करना शुरू करें। आप पहले तो ये जर्नल करो कि आपको ट्रिगर क्या क्या कर रहा है, क्या वो इमोशंस हैं जिसने आपको ट्रिगर करा कि आपको ओवर परफॉर्म करना है, कौन सा एक, अगर आप किसी चीज से आप कुछ डिस्कशन होता है, अगर आपको वो पॉइंट टच अपॉन होता है तो वो आपको किस तरीके के इमोशंस जनरेट कर रहा है। तो इस एक काइंड ऑफ जर्नलिंग एंड इमोशनल मैपिंग, तो आपके पास अपने खुद का एक टूल किट बन जाता है कि ये चीजें जो है मुझे ट्रिगर करती हैं। तो अगर जब आपको पता है कि आपके लिए क्या ट्रिगर कर रहा है तो इट बिकम ईजी कि आप उन चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देते हो। अगर मुझे पता है कि मैं अगर 10 घंटे से 11वें घंटे में काम करती हूँ तो मेरी बॉडी जो है जवाब देना शुरू कर रही है या मेरे को अब सोना चाहिए, तो वो आपको एक मेंटेनेंस रखनी होगी। क्योंकि आप जब आप बहुत ज्यादा काम करते हो ना, उनको जब बोलो कि आप इस चीजों से विड्रॉ करो तो वो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि इट इज वर्किंग ऑल्सो, हम कहते हैं वर्कहॉलिक, तो एक काइंड ऑफ एन एडिक्शन है। तो वो बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको वो इंटीग्रेशन अपनी लाइफ में बिल्ड करना होता है। ऐसी हैबिट्स आपकी लाइफ में आपको इंटीग्रेट करनी होती है जो आपको आपके काम के साथ भी जोड़ के रखे और आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट ना करे। तो थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए भी देते रहो, लेकिन थोड़ा टाइम जो है अपने वर्क पे भी, क्योंकि वो इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू ऑल्सो, और वो कहीं ना कहीं गिल्ट भी लेके आ रहा है बिकॉज देर आर अदर थिंग्स आर अटैच टू इट। तो आप इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। गिल्ट नहीं आना चाहिए, मतलब आपका कहीं भी कुछ भी आप, क्योंकि आप जानते हो कि आप अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हो। आपको अपने रियलाइज करा है कि आपने रूट कॉज ढूंढा है। ऊपर से फिजिकल सिम्टम्स अगर आपने ट्रीट करे कि हाँ ठीक है मैंने 10 दिन रेस्ट कर ला, मैं वेकेशन पे चले गए, वापस आके मुझे वापस उसी साइकिल में जाना है, तो वो आपको उतना रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा until unless you pause, understand and then move ahead। ऋचा, ये बर्नआउट क्या ये एक बार जैसे हमें रिकॉग्नाइज हो गया और हमने समझा और हम थेरेपी में चले गए और हमको फ़ायदा हो गया, तो क्या एक बार भी ये काम हो जाता है या फिर इसको थोड़ा सा हमको लॉन्ग टर्म में रखना पड़ता है अपने आप को चेक? बर्नआउट आता भी लंबे समय के स्ट्रेस के साथ है और बर्नआउट जाता भी लंबे समय की मेहनत के साथ है कि आपको अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है, आपको एक तरीके से रीबिल्ड करना है, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर लाइफ टाइम करने होते हैं। अच्छा। और आपके पास हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम रहता ही है। जब आप इस पे काम करना शुरू करते हो, आप रियलाइज करते हो कि हु आर द पीपल यू कैन गो विद, तो आपके पास वो फर्स्ट एड हमेशा अवेलेबल है। तो आपको वो चेक करना पड़ता है, क्योंकि जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि आपको पता है कि आपको विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, तो योर हेल्प इज ऑलवेज रेडी। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आपको लाइफ लॉन्ग थेरेपी लेनी पड़ेगी, बट आपको लाइफ लॉन्ग के लिए अपने में चेंजेस जो हैं, आपकी बाउंड्रीज क्लियरली सेट करनी पड़ेगी। आपको ये जानना पड़ेगा अगर मुझे किसी चीज़ के लिए ना बोलना है तो वो मेरे लिए ना ही है, वो किसी भी चीज़ के लिए वो हाँ में नहीं कन्वर्ट होगा। तो वो स्लोली आपको वो हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ेंगी। तो वही लाइफ, अगेन जो मैं वही बोलूँगी, लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर लाइफ टाइम यू हैव टू डू। लाइफ टाइम के लिए अगर आप इन आदतों को अपना लेते हो तो आप शायद उस रास्ते जाओगे ही नहीं जहाँ आपको बर्नआउट फील हो। आप अपने आप को पहले ही रोक लोगे। क्योंकि आपको आप पता है कि मेरे सिम्टम्स क्या हैं, मेरे ट्रिगर्स क्या हैं और मेरे पास सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो आप उसको पहले ही रोक लोगे। ये बर्नआउट कितना प्रेवलेंट है लोगों को कॉर्पोरेट के कल्चर में बोला जाए? कॉर्पोरेट के कल्चर में अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे ना एक सेंस ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंसी हमेशा रहता है। अच्छा, ओके। तो लोगों को ज्यादातर ये लगता है कि अगर ये लाइफ जो भी क्राइसिस हो गया ये लाइफ एंड डेथ का मामला है, लेकिन वो होता नहीं है। अननेसेसरी की अर्जेंसी और इमरजेंसी जो होती है वो क्रिएट करने की वजह से, वो होने की वजह से बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। और कॉर्पोरेट में ये बहुत रेगुलर होता है, आज एक चीज की इमरजेंसी है, कल दूसरी की होगी, परसों तीसरी की होगी। तो वहां पे एक कॉन्टिन्यूअस बीइंग इन साइकिल ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट जो बोलते हैं लोगों के, उसकी वजह से कॉर्पोरेट में ये ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, और कितना प्रेवलेंट है लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे तो?
बहुत, अगर आप मेरे से परसेंटेज पूछोगे कि कितने लोगों को होता है, तो वही बोल रहा हूँ कि रिकग्नाइज कितने करते हैं आप। अगर मैं बोलूँ तो 10 में से 7 लोगों को बर्नआउट के स्टेज, मतलब बिगिनिंग शुरू हो जाती है, बट वो रियलाइज ही नहीं करते। रियलाइजेशन तो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को होता है। बट आपने कितना प्रिविलेंट देखा है। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू बिकॉज यू हैव द एक्सपोजर ऑफ कॉर्पोरेट वर्क ऑल्सो नाउ। आपके क्लाइंट्स भी बहुत सारे कॉर्पोरेट के रहते हैं कोचिंग के लिए, तो आप कितना प्रिविलेंट इसको बर्नआउट को? अगर मैं वही बोलूँ कि जैसे मैं बोल रही थी कि बर्नआउट सेल्फ वर्थ के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, तो मैंने अभी तक, मैं अपने केसेस के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर मैंने केसेस हैंडल करे हैं तो उसमें से 10 में से 6 केसेस सेल्फ वर्थ और बर्नआउट से रिलेटेड है। इट्स क्वाइट और लोगों को जानकारी अक्सर नहीं होती है। और वो मेरे पास आते भी इसमें कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो उनको बोलते हैं अच्छा आप बैठो, आप बताओ कि क्या फीलिंग्स क्या आ रही हैं, क्या वो अपनी फीलिंग्स को भी नहीं कई बार एक्सप्रेस कर पाते हैं क्योंकि वो पता ही नहीं है ना एक्सप्रेस कैसे करना है। तो वहां पे जाके स्ट्रगल फीलिंग हो रही होती है। एंशियस होते हैं, एंशियसनेस होती है, एंशियस होते हैं, क्लूलेस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कि मैंने जैसे बोला कि आपको कुछ चीजों में प्लेजर आता है, आप वो बोलते हो कि मैं इसको ये मैं करके मेरे को खुशी मिलती थी, अब मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है, मैं वो खुशी कहाँ से ढूंढूं। तो मेजरली जो स्टार्ट होता है ना वो इसी चीज से होता है कि मैं जो करके मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा था, मेरे पास अब वो प्राउडनेस नहीं बची है, ये कहाँ से आ रहा है। तो दैट इज द इनिशियल कॉन्वर्सेशन मैंने ज्यादातर एक्सपीरियंस करी है। या मुझे अब लग रहा है कि मैं अब कुछ डिजर्व ही नहीं करती हूँ अपनी लाइफ के अंदर। अब मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, अभी भी परफॉर्म करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है। So these are the kind of people who come to me, they have the expression around it. So Richa, burnout when you are saying so prevalent in the corporate, और लोगों को अपना फिर मेंटल हेल्थ का मुझे लगता है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और समझना कि बर्नआउट के क्या साइन सिम्टम्स हैं। मुझे कहीं ये मेरे अंदर परफेक्शनिस्ट होने, पीपल प्लीजर होने की वजह से तो नहीं आ रहा है, जहाँ पर मुझे बाउंड्री सेट करनी है क्या मैं कर पा रहा हूँ, जहाँ मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है अपने इमोशंस को क्या मैं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जानकारी लेना, इनके बारे में समझना, राइट। एंड व्हाट वुड यू से टू द पीपल जो अभी इन चीज़ों से डील कर रहे हैं पर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? टेक अ पॉज। आप जब तक वो पॉज नहीं लेंगे आपको समझना भी मुश्किल होगा कि हो क्या रहा है। एक पॉज लें, दूसरा अपने साथ बैठें, अपने आप को टाइम दें। सबकी केयर में आप इतना बिजी हो जाते हैं कि आप अपने आप को टाइम नहीं देते। जब आप अपने आप को समय देना शुरू करेंगे तब आपको रियलाइजेशन भी होगा, और आप जैसे आपने अपने आप को समय देना शुरू करा ना, आपके बर्नआउट के सिम्टम्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे। ओके। आप जैसे बता रहे हो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि गिल्ट फीलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बर्नआउट के ऊपर। अचीवमेंट के वो है ना, वैलिडेशन चाहिए, नहीं करेंगे तो हम लोगों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, या मेरा वैल्यू जो है, मेरा वैल्यू सिस्टम जो है वो मुझे अलाउ ही नहीं करता है। क्योंकि हमारे को बचपन से हम्बल होना सिखाया गया है कि आप जो है आराम से बात करो, सबको हाँ बोलो, सबको मुस्कुरा के बात करो। और कॉर्पोरेट की जैसे आप बात कर रहे थे, तो कई बार कॉर्पोरेट में ऐसा भी होता है ना कि अगर आपका मन नहीं है बट आपको फिर भी स्माइल करना है क्लाइंट के सामने, आप चाहते हो कि आप थोड़ी देर रेस्ट करो, लेकिन यू हैव टू पुट अ फेस। तो समवेयर दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप कितना अपने आप को अपने रियल सेल्फ से अलग करके चल रहे हो। और कॉर्पोरेट में आप जो कल्चर बिल्ड करने वाले हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि हाउ टू टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉयज मेंटल हेल्थ? अगर वो कोई एम्प्लॉय को वो देख रहे हैं कि ज़्यादा एग्जॉस्शन में जा रहा है, तो वो कैसे इन साइन सिम्टम्स को पकड़ें और वो उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से क्या किया जा सकता है? अगेन मैं वही बोलूँगी कि दे नीड टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो साइकोलॉजिकली सेफ फील करेंगे तभी वो आपके पास आके बात करना पसंद करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। और फॉर दैट समवेयर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन where we can tell the organizations as well and the leaders as well that if they are going into a high pressure environment, they need to care for their own self as well. So somewhere awareness plays a very important role, that corporate should have some kind of arrangement or intervention over there where this kind of awareness can be imparted and a psychological safe environment can be created so that people will be mindful of that what is happening around. अगर मुझे ही नहीं पता होगा कि मेरे आसपास में क्या हो रहा है और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए
है तो मैं किसी को हेल्प भी नहीं कर पाऊंगी. तो Right. somewhere building a culture of psychological safety and awareness plays a very important role when it comes to emotional exhaustion and burnout. क्योंकि आप अवेयर ही नहीं है तो आप तब तक वेट करोगे जब तक आपकी बॉडी कोलैप्स होके सिग्नल नहीं देगी. राइट. तो मुझे फिर लग रहा है कि ऐसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सेशंस करवाना, उनको पता चलना कि क्या हो रहा है, ये भी बहुत जरूरी है वहां पर, ताकि वो जान पाए. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू डू दैट. एम्प्लॉय के वेलबींग कॉर्पोरेट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो हम लोग ये अपना जो आधे से ज़्यादा समय है दिन का 12 से 14 घंटे हम लोग ऑफिस में ही बिताते हैं. तो समवेयर एक वो हमारा सेकंड होम है. और अगर आप चाहते हैं, और वो प्रोडक्टिविटी पे भी तो डिपेंड करता है ना, अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेंटली फिट फील कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, दे हैव साइकोलॉजिकल सेफ्टी अराउंड दैट, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा. तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट को एडवांटेज तो हो ही रहा है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. क्योंकि अगर आप एक एग्जॉस्टेड स्टेट से काम करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरल है कि वो लो जाएगी. अगर आप 4 काम 2 घंटे में करते थे, आप हो सकता है वो 8 घंटे में कर रहे हो. तो वो कॉर्पोरेट को अगर ये चीज़ें, ये इंटरवेंशन लाएगा तो समवेयर दे विल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ एक कल्चर क्रिएट करने में, दूसरा एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में. सो ट्रू. और कितने लोग इस बात को समझते हैं, और कहाँ कितना ये प्रोग्राम्स होते हैं, करवाए जाते हैं? पहले नहीं थे, पहले इतने प्रोग्राम्स नहीं होते थे अवेयरनेस पे, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, या वेलबींग प्रोग्राम्स कॉर्पोरेट्स नहीं करते थे. बट कोविड के बाद से मैंने रियलाइजेशन हुआ है, नोटिस किया है कि कंपनीज डू इन्वेस्ट इन सच प्रोग्राम्स, एम्प्लॉय वेलबींग, एम्प्लॉयज मेंटल सेफ्टी, दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन. Okay. So now they are coming out and they are Yes. investing. But still again the percentage is very low. So there again it comes to awareness, that what kind of awareness they want to create. But yes, corporate has now come into these kind of workshops where they will create such kind of a safety for their employees. That's great. So I think slowly gradually काम चलेगा, अवेयरनेस का भी काम चलेगा, उसके साथ साथ जो है उनके वेलबींग के लिए भी काम चलेगा. तो वो सब आई थिंक वो भी वर्क इन प्रोग्रेस हैं, हम भी वर्क इन प्रोग्रेस हैं. So everyone अवेयरनेस है. आपने जैसे आज बुलाया, और अब उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने ये टॉपिक चूज किया कि आज हम इसके बारे में बात करें. तो एक तरीके से अवेयरनेस है. आज जो हम लोगों को सुनेंगे उनको भी शायद समझ में आएगा, उनको भी कुछ चीजें नोटिस होंगी कि नहीं, ये तो मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, कहीं ना कहीं मैं भी इन इमोशंस के साथ डील कर रहा हूँ या डील कर रही हूँ. तो दैट इज अगेन वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अराउंड इट. सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. Thank you, Richa. Thank you. And it was a great conversation we built here around the burnout and mental health. At the end of the podcast, आप मेरे viewers को क्या बताना चाहोगे? Take rest, take pause. Achievements matter, but not more than you. Thank you so much. Thank you so much.